आज हम बात करेंगे राजीव दीक्षित जी के बारे में। राजीव दीक्षित जी का जन्म 13 नवंबर 1967 को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के नाहक गांव में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने स्वदेशी के महत्व पर जोर दिया। आपको बता दूं, पिता राधेश्याम दीक्षित, माता मिथिलेश कुमारी, वे अविवाहित भी रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। उनकी शिक्षा के बारे में बता दूं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले उत्तर प्रदेश के एक स्कूल से हुई थी। उच्च शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और तत्पश्चात आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के बाद उन्होंने सीएसआईआर में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य भी किया। वे आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। उन्होंने महर्षि बागभट्ट की शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया था और होम्योपैथिक चिकित्सा में भी डिग्री प्राप्त की थी। आपको बता दूं, और कहा जाता है कि उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट पर काम भी किया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजीव जी ने आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को समय की बर्बादी और औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम माना। वे गुरुकुल आधारित भारतीय शिक्षा प्रणाली को फिर से स्थापित करने के पक्षधर थे। वे इसके पक्ष में थे कि फिर से गुरुकुल आधारित शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली को शुरू किया जाए। बचपन से ही वे देश की आज़ादी, विदेशी उत्पादों और गुलामी के इतिहास पर गहरी रुचि रखते थे। उनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि ने उन्हें तीव्र सोच वाला बुद्धिजीवी बना दिया था, जिसने शिक्षा और इतिहास को जोड़ा। 1990 के दशक में उन्होंने देखा कि भारत के विदेशी कंपनियां भारी प्रभाव बढ़ा रही है और इससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है। इसी सोच के साथ उन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था भारत को विदेशी नियंत्रणों से बचाना और स्वदेशी उत्पादों की महत्वता बताना। आपको बता दूं कि राजीव दीक्षित जी विदेशी आंदोलनों के सबसे बड़े प्रवर्तकों में से एक थे। जी हाँ, उन्होंने विदेशी कंपनियों जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, यूनिलीवर, कोलगेट आदि के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। विदेशी स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों की वकालत की। लोगों को भारतीय इतिहास और विज्ञान के माध्यम विज्ञान को समझाया। 2009 में राजीव दीक्षित जी बाबा रामदेव के संपर्क में आए और उस समय रामदेव जी के साथ मिलकर उन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन को आगे भी बढ़ाया था। आपको बता दूं कि रामदेव जी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दिया और दोनों ने स्वदेशी भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए मिलकर योजनाएं बनाई। कुछ समर्थकों का मानना है कि यह आंदोलन राजीव दीक्षित जी का अपना था, जबकि कुछ रामदेव समर्थक इसे रामदेव का ही आंदोलन मानते थे। इस पर विवाद भी है। हम बात करते हैं राजीव दीक्षित जी के विचारों की मुख्य झलकियों के बारे में। तो बता दूं, राजीव दीक्षित जी ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली को आगे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ले शिक्षा कहा, जो मानसिक गुलामी पैदा करती है और छात्रों को सिर्फ डिग्री धारक बनाती है। मतलब खाली डिग्री ले ली, ज्ञान कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं कि कोई लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, खाली डिग्रियां ले लेके इकट्ठी कर लेते हैं। उनसे पूछो ये क्या है, उनको कुछ समझ नहीं आता है। जैसा कि एक होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है तो भी उन्हें काफ़ी ज्ञान है, डिग्री वालों से भी ज़्यादा उनके पास ज्ञान होता है। तो ये चीज़ होती है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के समय को शिक्षा के नाम पर समय की बर्बादी माना है। वह कौशल आधारित संस्कृति, इतिहास व आयुर्वेद पर आधारित शिक्षा प्रणाली के पक्षधर। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य रोजगार ढूंढना नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने की क्षमता और आत्मनिर्भरता विकसित करना होना चाहिए। उन्होंने बार बार बस यही कहा कि भारत पूरी तरह से स्वदेशी बने, विदेशी कंपनियों से आज़ाद। वे मानते थे कि भारत आज भी अर्ध गुलाम है, आधा गुलाम है भारत, क्योंकि ब्रिटिश काल के कानून और संसदीय ढांचे ही आज भी जस के तस बने हुए हैं। राजीव जी कहते थे कि
भारत का टैक्स सिस्टम भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। इससे आम जनता जो नुकसान होता है उसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भारत के आत्मघाती सिद्धांत कहा जाता था। आपको यह बता दूं, एलोपैथी के खिलाफ उन्होंने रसोई के मसालों और आयुर्वेद के माध्यम से निरोगी रहने का संदेश दिया। मतलब बता दूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के आधुनिक चिकित्सा के मुकाबले बेहतर और अधिक स्वदेशी बताते थे। खुद कई स्वदेशी चिकित्सा, आयुर्वेदिक उपचार और आहार व्यवहार पर व्याख्यान देते थे। 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में उनकी आकस्मिक दर्द और संदिग्ध मौत हुई थी, जिसे लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। राजीव दीक्षित जी को आज भी उनके देश प्रेम और स्वदेशी अपनाने के व्याख्यानों के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, कुछ उनके कथित दावे आलोचकों के अनुसार विज्ञान सिद्ध नहीं माने जाते हैं, जैसे कि कुछ ऐतिहासिक स्वास्थ्य या विदेशी नियंत्रण के बारे में कठोर तथ्य। इन पर मीडिया और वैज्ञानिक समुदाय में सवाल उठे हैं। आपको बता दूं, राजीव दीक्षित जी ने 8,000 से अधिक व्याख्यान देश भर में दिए। उनके स्वास्थ्य संबंधी भाषण बहुत लोकप्रिय थे, जिनमें वे 80% बीमारियां बिना दवा के केवल जीवन शैली बदलकर ही ठीक करने, जैसे कि भोजन, पानी, सोने के नियम की सलाह देते थे। मतलब आपको यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, फिर से मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स देके बता देती हूँ इजीली तरीके से। जैसे कि आप लेट लेट सो रहे हैं, काफ़ी देर से सो रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी जीवन शैली पर। आप उसे बदल कर देखिए। पानी पीने के भी काफ़ी नियम होते हैं। मतलब इन चीज़ों का मैं बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को बदल कर देखेंगे तो काफ़ी मतलब बदलाव होगा। आधी बीमारियां तो आपकी ऐसे ही ठीक हो जानी है। उनके व्याख्यान, कैसेट, ऑडियो और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे। खास तौर पर टेलीविज़न और इंटरनेट पर लोगों ने उन्हें एक क्रांतिकारी विचारक, स्वदेशी गुरु और देशभक्त के रूप में देखा। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि आज भी लोग उन्हें महान भारतीय आंदोलनकारी के रूप में याद करते हैं और उनका जन्मदिन स्वदेशी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको बता दूं कि राजीव दीक्षित जी भारत स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव भी थे। जैसा कि वे पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ आपको ऊपर, कि राजीव दीक्षित जी ने 30 नवंबर 2010 को भिलाई, छत्तीसगढ़ में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, ठीक उनके जन्मदिन पर ही। जी, उनका जन्मदिन भी उसी दिन आता है और उनकी मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। सबसे प्रमुख विवाद बता दूँ आपको कि यह था कि परिवार के सदस्यों की मांग के बावजूद पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। परिवार की मांग थी कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। पार्थिव शरीर को जल्द ही हरिद्वार ले जाया गया और रामदेव की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कर दिया गया था, केवल रामदेव जी की उपस्थिति में। यह चर्चा रही कि क्या उनकी मृत्यु में रामदेव जी की कोई संलिप्तता थी। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। कुछ खबरों के मुताबिक दीक्षित जी ने एलोपैथिक इलाज से परहेज भी किया था। मौत के बरसों बाद प्रशंसकों और परिवार ने मामले की फिर से जांच करने की मांग की है, जिसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक नई जांच का आदेश भी दिया था, लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता दूं, संदिग्ध मौत और जांच का अभाव आज भी उनके समर्थकों के लिए बड़ा मुद्दा है। लाखों लोगों ने स्वदेशी उत्पाद अपनाए हैं, विदेशी कंपनियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ी, भारतीय इतिहास और संस्कृति को पुनः आत्मसात करने का संदेश फैलाया है। लोगों को स्वस्थ शरीर, जीवन, आयुर्वेद और जीवन शैली पर विचार करने के लिए प्रेरित भी किया है। तो आपको यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में आज यहीं तक था। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए और जुड़े रहिए इसी तरह की वीडियोस और जानकारियों के लिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।